नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ कार्बीन। अब कार्बीन में कुछ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पहला कार्बीन होता क्या है, दूसरा कार्बीन हमको मिलता कैसे है, और तीसरा जब कार्बीन एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। तो एक काम करते हैं, तीनों क्वेश्चन को आंसर करते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ कार्बीन एल्कीन पे हम किसके थ्रू कराते हैं, हमको कार्बीन मिलता कहां से है, कार्बीन हमको मिलता है CH2N2 से, ठीक है। तो जो कार्बीन ग्रुप है जो हमने डायअज़ोमीथेन, CH2N2 जो होता है ये जो कंपाउंड है ये डायअज़ोमीथेन है, ठीक है। इसको हम एल्कीन पे ऐड करते हैं और हमको साइक्लोएल्केन्स मिलते हैं। हमको क्या मिल रहा है, हमको साइक्लोएल्केन मिल रहा है। तो पहले रिएक्शन देखते हैं फिर इसका मैकेनिज्म समझेंगे। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है कि एल्कीन ने डायअज़ोमीथेन के साथ रिएक्ट किया और हमको क्या दिया, हमको दिया साइक्लोएल्केन। क्या हमको मिलने वाला है, हीट करने पर हमको मिलेगा साइक्लोएल्केन, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डायअज़ोमीथेन, एल्केन तो आपको पता ही है। तो डायअज़ोमीथेन के साथ जब मैंने रिएक्शन करवाई किसकी, एल्कीन की, तो मेरे को क्या मिल गया, ये मेरे को मिल गया एक साइक्लिक कंपाउंड। अब यहां पे हो क्या रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो हम वापस से एक बार हमारे रिएक्शन को लिख लेते हैं। यहां पे आया तो जो कार्बीन होता है, पहली बात ये जो कंपाउंड है कहलाता है कार्बीन, ठीक है। क्या है ये, कार्बीन है। ये कार्बीन का मतलब क्या है, CH2 और उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है। तो देखते हैं कि कार्बीन मिलता कैसे। तो हमने कार्बीन को किससे बनाया था, डायअज़ोमीथेन से। तो डायअज़ोमीथेन का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। वो होता है CH2, फॉर्मल चार्ज -1 का होता है उसके ऊपर, और ये अटैच होता है N पे प्लस, ट्रिपल बॉन्ड N। अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे एल्कीन की प्रेजेंस में, तो होगा क्या कि इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे, जो कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी नाइट्रोजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखे होंगे, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही मैं इसको एल्कीन की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को दे देगा कार्बीन प्लस N2। और ये जो कार्बीन है ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है। क्या है ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है। तो अब मैं कहां तक पहुंच गया, अब मैं कार्बीन तक पहुंच गया। अच्छा, अभी जो कार्बीन है इसके अगर मैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को काउंट करूंगा तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऊपर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना रखा है, तो पर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे, तो टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई है। न्यूट्रल स्पीशीज है पर इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके पास में एक डबल बॉन्ड लेके एल्कीन बैठी है, तो एल्कीन क्या होती है, वो अपने डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करती रहती है हर जगह। इतने टाइम से हम यही देखते आ रहे हैं, बात समझ आई। अब देखो तो होगा क्या, होगा ये CH3 है, ये CH2 नहीं, CH3 CH। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैं इस तरह से शो कर रहा हूं। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इधर से CH2। अच्छा, अब देखो यहां पे बात समझ आई, जस्ट नीचे कार्बीन आया तो होगा क्या कि जो पाई बॉन्ड था वो टूटेगा और ये वाले बॉन्ड बनने लगेंगे। ये जो मैंने डॉट से शो किया है ये वाले बॉन्ड बनने लगेंगे। तो फाइनली होगा क्या, दिखेगा क्या हमको, हमको ऐसा कुछ दिखने वाला है कि अब जो है कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट के जो नीचे कार्बीन वाला कार्बन था उसके साथ बॉन्ड बन गया है। तो हमारे पास फाइनली क्या कंपाउंड आ गया, हमारे पास ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इस तरह से मैकेनिज्म होके हमारे पास ये आ गया। तो हमने यहां पे क्या देखा, समराइज कर लेते हैं। हमने यहां पे ये देखा कि क्योंकि CH2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड क्या करेगा कि उस इलेक्ट्रोफाइल की जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने की इच्छा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करेगा अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। बात समझ में आई। तो यहां पे क्या बन जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। तो कार्बीन एडिशन में क्या बनता है,
साइक्लिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन आते हैं ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपन देखने वाले हैं एल्कीन का। पहला रिएक्शन तो क्या हो गया, पहला सबसे सिंपल रिएक्शन तो हो जाएगा कंबस्टन रिएक्शन। और ये जो एल्कीन्स हैं ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है, इनको ऑक्सीडाइज होने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, इनको ऑक्सीडाइज कराने बहुत इजी काम है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां अटैक करेंगे, एल्कीन है, डबल बॉन्ड पे अटैक होगा। और जो प्रोडक्ट हम फॉर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीडेशन पे, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। ये ऑक्सीडेशन का आप थ्रू आउट सारे रिएक्शंस में आपको ये बात तो कांस्टेंट मिलेगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन सा ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो पहले रिएक्शन की तो हमने बहुत बार बात कर ही लिया है, एक बार देख लेते हैं कि जब एल्कीन है, जब मैं उसका कंबस्टन कराऊंगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। स्टैंडर्ड रिएक्शन है ये थ्रू आउट हाइड्रोकार्बन्स की। तो CnH2n प्लस 3n/2O2, ये स्टोइशियोमेट्री लगाई हमने, तो इससे मिलेगा क्या, NCO2 मिलेगा और NH2O मिलेगा। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई जनरल कंबस्टन की रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, ऑक्सीडेशन का जो अगला मेथड है वो है ओजोनोलिसिस। अब ये जो ओजोनोलिसिस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत प्यारा मेथड है। होता क्या है, एक इसकी जो खास बात है, ये हम अनसैचुरेशन के जो मॉलिक्यूल में अगर अनसैचुरेशन है कि नहीं है, ये उसके टेस्ट में भी काम आता है। पहली बात तो ये। तो अब अपन देखते हैं कि ओजोनोलिसिस होता क्या है। चलो ठीक है, सो ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं कि ओजोन का एडिशन कराते हैं डबल बॉन्ड पे और फिर सब्सिक्वेंटली उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं जिंक की प्रेजेंस में। जो ओजोनाइड फॉर्म हुआ, ओजोनाइड क्या होता है ये अभी अपन देखेंगे। तो जब हम इस सबको करते हैं, क्या एल्कीन लिया, उस पे हमने ओजोन को डाला तो बनेगा क्या, ओजोनाइड। फिर हमने क्या किया कि ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस कराया, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बने। ये पूरे प्रोसेस को हम ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि जब हम ओजोन को पास करते हैं एल्कीन में के थ्रू इनर्ट सॉल्वेंट में, तो वो क्या होता है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है और यहां पे क्या होता है कि बीच में इंटरमीडिएट की तरह से ओजोनोइड बनता है। ठीक है, और ये जो ओजोनाइड होते हैं ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड होते हैं। ये दूसरा स्टेप हुआ, इंटरमीडिएट क्या बना, ओजोनाइड। ओजोनाइड बना कैसे कि हमने ओजोन को एल्कीन के थ्रू पास करवाया, तो ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरी चीज क्या है भाई, तीसरा स्टेप क्या है कि अब हम क्या करते हैं, जिंक और H2O के साथ वार्म करते हैं। तो ये जो ओजोनाइड हैं ये क्लीव हो जाते हैं कहां पे, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे, और हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन। और वो डिपेंड किस पे करता है, मतलब एल्डिहाइड मिलेगा कि कीटोन मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपने एल्कीन क्या ली है। तो यहां पे हमको सीखना क्या क्या है, हमको सीखने की अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है दो बातें हैं। पहली बात, इनफैक्ट तीन बातें। पहली बात तो ये कि हमने जो ओजोनोइड के बारे में इतना देखा है वो होता क्या है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे और हम प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, कब एल्डिहाइड बनेगा कब कीटोन बनेगा, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जिंक का क्या रोल है, हमने जिंक लिया है, वो जिंक किस काम आ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन जो है प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं, फिर ओजोनोइड को देखेंगे और फिर जिंक के रोल को देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाना इसका सबसे आसान काम है, इसमें प्रोडक्ट बनाना इतना आसान है, इतना आसान है, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये किया कि वाटर और जिंक के साथ वार्म किया, किसको, ओजोन और एल्कीन को। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ओजोन, सबसे पहले अपन प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं, फिर ओजोनोइड पे जाएंगे। प्रोडक्ट बनाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को तोड़ो, किसको तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड O को जोड़ो, तोड़ो और जोड़ो। पुराना खेल हमारा, बहुत टाइम से खेल रहे हैं हम, तोड़ना है जोड़ना है। तोड़ना किसको है, डबल बॉन्ड को, जोड़ना किसको है, वो दो कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच थे, दोनों पे दो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच थे कितनी थे, बिल्कुल यहां पे है ना भैया, उन दोनों को डबल बॉन्ड O से जोड़ दो। क्या हमने डबल बॉन्ड O से जोड़ा, हमने डबल बॉन्ड O से बिल्कुल जोड़ा। क्या प्रोडक्ट ये बन गए,
डबल बॉन्ड से जोड़ने के बाद बिल्कुल ये प्रोडक्ट बन गए। तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ो, उन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O को जोड़ो। जितने डबल बॉन्ड मिलेंगे आपको यहां पे, अगर मान लो एक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो ओजोनोलिसिस उन दोनों डबल बॉन्ड का भी हो सकता है। तो ये बात को भी ध्यान रखनी है। अभी के लिए हम अब जो है फोकस करेंगे किस पे, ओजोनॉइड पे। तो अब हम ओजोनॉइड बनाते हैं। तो ओजोनॉइड अगर हम बनाएंगे तो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में होता है कि आप एल्कीन पे ओजोन को रिएक्ट करवाओ। जब मैं एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो बनेगा क्या, ओजोनाइड बनेगा। क्या यहां पे ओजोनाइड बन रहा है, ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है ओजोनाइड, ये इंटरमीडिएट है ओजोनोलिसिस प्रोसेस का। तो यहां पे क्या बन गया, ओजोनाइड बन गया। तो स्टेप 1 हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाओ। स्टेप 2 हमने क्या देखा, स्टेप 2 हमने ये देखा कि जब मैं एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ओजोनाइड बनेगा, और ये जो ओजोनाइड है ये एक्सप्लोजिव होता है नेचर में। ठीक है, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात अब हम देखेंगे कि इस ओजोनाइड पे जब मैंने जिंक H2O को छोड़ा तो जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने, प्रोडक्ट बनाना हमने सीख लिया, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ठीक है, तो हो कैसा रहा है ये देखते हैं। देखो, एल्कीन से अगर आपको प्रोडक्ट बनाना था, तोड़ा, डबल बॉन्ड O को जोड़ा, डबल बॉन्ड O को जोड़ा। ओजोनाइड से अगर प्रोडक्ट बनाना है तो वापस से यही काम करना पड़ेगा। इसमें करना क्या होता है कि ये जो नीचे ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन अकेला पड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, इस ऑक्सीजन को मैं बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फोकस किस पे करो, ये जो मैं अभी शेप बनाने वाला हूं उन पे। पहला शेप ये, ठीक है, इस शेप के अंदर ये जो दो हमारे ऑक्सीजन और CH2 हैं, इनको डबल बॉन्ड O से जोड़ो। ओजोनाइड से प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा शेप बनाओ, वहां पे जो जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल बना लो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये। तो क्या क्या बन गया, इस वाले से तो क्या बना, RCHO, इस वाले शेप से, और इस वाले शेप से क्या बना, HCHO। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो ये वाले ऑक्सीजन को भूल ही गए, ऐसे थोड़ी ना होता है, इस वाले ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, बताते हैं। ठीक है, पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, H2O जिंक, RCHO प्लस HCHO। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यहां पे जिंक का काम क्या है, जिंक आपने लिया क्यों, हाइड्रोलिसिस तो आप करा रहे हो पर जिंक क्यों लिया। जिंक मैंने इसलिए लिया क्योंकि जिंक के साथ ही ये जो अकेला पड़ा हुआ ऑक्सीजन है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो ही तो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पे और क्या क्या बन जाएगा, पानी तो रहेगा ही सही, और जो यहां पे बन जाएगा वो हो जाएगा ZnO। क्या बन गया यहां पे, जिंक ऑक्साइड। तो अब हमने सारी चीजों का ध्यान रख लिया है। ओजोन में कितने ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन थे। एक ऑक्सीजन किसके साथ गया, जिंक के साथ, और जो 2 ऑक्सीजन थे वो कार्बन के साथ चले गए। तो टोटल मिला के 3 ऑक्सीजन ने ऐड किए, तीनों का हमने ध्यान रख लिया। तो जिंक का काम क्या है कि ये जो एक ऑक्सीजन बच रहा था उस ऑक्सीजन को खाने का काम करता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब हम ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन तो प्रोड्यूस होता ही है, एक नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जो है, मतलब हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में O। इस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन आगे जाके कुछ और रिएक्शन ना करे तो इसको कंज्यूम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिंक का यूज करते हैं। तो देखो अभी हमारे क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओजोनाइड क्या होता है, जिंक का यूज क्या है। एक क्वेश्चन और बाकी है कि एल्डिहाइड कब बनेगा, कीटोन कब बनेगा। तो देखते हैं, कीटोन बना के तो देखते हैं। अभी तो ये दोनों तो एल्डिहाइड ही हैं, ठीक है। कीटोन बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। इस पे मैंने ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया, क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड से प्रोडक्ट बनाना आता है क्या, बनाना आता है। शेप बना लो 2, ठीक है, एक ऑक्सीजन। एल्कीन से तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान ही है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये बन गया प्रोडक्ट। ओजोनाइड से प्रोडक्ट बनाना भी आसान है, एक शेप ये, एक शेप ये, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R, और ये बन जाएगा HCHO। बात समझ में आई, तो बस प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो देखो यहां पे H2O, जिंक की प्रेजेंस में जिंक क्या करेगा,
नेसेंट ऑक्सीजन को खाएगा, तो यहां पे क्या बन गया, कीटोन बन गया पहली बार, और एल्डिहाइड तो है ही, तो ये मेरा हो गया कीटोन और ये मेरा हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या सीखा कि अगर अनब्रांच्ड एल्कीन हुई, ठीक है, पहले हम इसके जब हमने पहले वाला एग्जांपल देखा था वहां पे क्या था, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो एल्कीन डबल बॉन्ड से जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों के दोनों अनब्रांच्ड हैं, कोई और ब्रांच नहीं है यहां पे। तो अनब्रांच्ड एल्कीन जब भी होगी तो आप क्या बनाओगे, तो आप बनाओगे कब, जब मैं H2O और जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं ओजोनाइड का, तो आप क्या क्या बनाओगे, तो आप बनाओगे एल्डिहाइड। पर अगर ब्रांच्ड एल्कीन हुई, जैसे कि ये वाली एल्कीन है, ये ब्रांच्ड एल्कीन है, तो आप क्या बनाओगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद जिंक की प्रेजेंस में आप बनाओगे कीटोन। बात समझ में आई? ये जो रिएक्शन है हम इसको यूज किस में करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है एल्कीन के अंदर। ऐसा कैसे करते हैं, देखो चलो समझते हैं। ठीक है, पहले तो आप एक काम करो, मैंने जो ये आपको कंपाउंड दिया है, इसको जब मैं ओजोन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, ठीक है, ओजोन के साथ मैंने इसको रिएक्ट करवाया, यहां पे +O3 भी है, और फिर जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कराया जिंक की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, पहले तो मेरे को आप ये बताओ। पहले तो हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो टाइम लो और प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाने का तरीका आपको ऑलरेडी आता है, एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ो, उन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O को जोड़ो। ठीक है, तो बनाओ। तो प्रोडक्ट बना लें। प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, एल्कीन को तोड़ो और उसकी जगह डबल बॉन्ड O को जोड़ो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। ठीक है, तो कीटोन प्लस एल्डिहाइड बनेगा। बना ले यहां पे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा, कीटोन, एक प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, तो कीटोन प्लस एल्डिहाइड। अब हम यहां पे तो ये देख रहे हैं कि हम डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता कैसे लगा सकते हैं। देखते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता लगा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो प्रोडक्ट मेरा क्या क्या बना ओजोनोलिसिस होने के बाद। प्रोडक्ट 1 ये है, प्रोडक्ट 2 ये है। अब इन प्रोडक्ट को देख के आप मेरे को बहुत आसानी से बता सकते हो कि यार एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड कहां पे होगा। कैसे बता सकते हो, देखना चाहते हो, देखो अभी देखते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट दिया है और आपसे पूछा है, मतलब हमारी जो ओजोनोलिसिस का एक खास बात होती है, ओजोनोलिसिस की खास बात यह होती है कि हम एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे देख के पता लगा सकते हैं। कैसे, वही अपन यहां देखने वाले हैं। तो हमको प्रोडक्ट दे दिए, अब अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना पाऊं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना तो मेरे को आ गया। क्या करना था, डबल बॉन्ड को तोड़ना था, डबल बॉन्ड O को जोड़ना था। प्रोडक्ट में मेरे को क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड O दिख रहा है। तो अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो डबल बॉन्ड O को तोड़ो, उनकी जगह जो कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड को जोड़ो। कैसे, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों इथेनल हैं। ये मेरे किसके प्रोडक्ट हैं, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट मेरे को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, रिएक्टेंट बनाने के लिए जो 2 ऑक्सीजन हैं उनको हटा दो, कार्बन और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को जोड़ दो। तो वो कैसे होगा, वो होगा ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया 1 2 3 4, मतलब ब्यूट-2-ईन। जादू नहीं हो गया ये, सोचो जरा। प्रोडक्ट थे, रिएक्टेंट बनाया, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या पता चली कि डबल बॉन्ड 2 पे है, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में। नहीं आया समझ, समझ आएगा जब आप ये वाला एग्जांपल देखोगे। HCHO है और ये है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पे मेरे को प्रोडक्ट मिल गए, मेरे को रिएक्टेंट बनाना है। तो रिएक्टेंट में कैसे बनाऊं, प्रोडक्ट क्या क्या मिले, प्रोडक्ट मेरे पास ये मिले, क्या क्या है, मीथेनल और प्रोपेनल। रिएक्टेंट बनाने के लिए क्या करो, दोनों ऑक्सीजन को हटा दो। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन को ये मैंने हटाया, जो 2 कार्बन बचे उनके बीच में डबल बॉन्ड को जोड़ दो, तो ये मैंने डबल बॉन्ड को जोड़ दिया। अब समझ आया, अगर मेरे प्रोडक्ट मीथेनल और प्रोपेनल हुए
तो जो एल्कीन बनी, मतलब जिस एल्कीन से ये बने होंगे वो कौन सी एल्कीन है? वो एल्कीन है ब्यूट 1ईन। समझ में आई बात? और अगर मेरे पास CH3CHO थे प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट जब मेरे पास CH3CHO थे, जो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, तो एल्कीन कौन सी बनी थी? मतलब कौन सी एल्कीन से ये बने थे? ये बने थे इस वाली एल्कीन से। ये कौन सी एल्कीन है? ये एल्कीन है ब्यूट 2ईन। बात समझ में आई? तो जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में देख के कि कौन कौन से कंपाउंड बने हैं, हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और करते हैं। ये रहा, मेरे पास ये है और मेरे पास ये है, दोनों सेम है। क्या है ये दोनों के दोनों क्या है? ये है प्रोपेनॉन। अब अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल प्रोपेनॉन के प्रोडक्ट में बने तो डबल बॉन्ड कहां पे होगा? ओरिजिनल एल्कीन में, रिएक्टेंट एल्कीन में। ये आप सोच के मेरे को बताओ। क्या करना है? कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को हटाओ और कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को जोड़ दो, तो ये मेरा हो गया। तो मेरी ओरिजिनल एल्कीन क्या निकली? बहुत आसान है, डबल बॉन्ड की पोजीशन मेरे को पता लग गई। ओरिजिनल एल्कीन जो मेरी है वो है 2,3 डायमिथाइल ब्यूट 2ईन। बात समझ में आई? इस तरह से ओजोनोलिसिस की मदद से हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, मेरी ये एल्कीन है मान लो, ठीक है, हमने ये वाली एल्कीन ली है। फिर जब मैं इस पे O3 का रिएक्शन करवाऊंगा तो ओजोनाइड बनेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा था कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये नेसेंट ऑक्सीजन की तरह से प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जिंक की प्रेजेंस में। क्या होता है जिंक की प्रेजेंस में? कि जिंक की प्रेजेंस में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ उसको जिंक खा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये ऑक्सीजन जो है, जब मैंने सिर्फ हाइड्रोलिसिस कराया, अभी मान लो जिंक नहीं है, तो ये क्या नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट हुआ यहां से। ठीक है, अब मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं। हाइड्रोलिसिस दो तरह के हो सकते हैं। पहला ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव मतलब जब जिंक ना हो। दूसरा रिडक्टिव, जब जिंक हो। रिडक्टिव वाला हमने ऑलरेडी देख लिया। रिडक्टिव वाले में होता क्या है कि ये जो जिंक है एल्डिहाइड प्लस कीटोन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो क्या करता है कि वो नेसेंट ऑक्सीजन को खा जाता है। अब सपोज करो हमने जिंक नहीं लिया, मतलब हम ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस कराना चाहते हैं, तो क्या होगा ये देखते हैं। जिंक नहीं है अभी, इसका मतलब नेसेंट ऑक्सीजन फ्री घूम रहा है। तो अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन खेल खेलता है ये देखते हैं। एल्डिहाइड प्लस कीटोन तो बनेगा पर नेसेंट ऑक्सीजन फ्री है, तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ मिलके H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O बना क्या? H2O2। अब ये जो H2O2 है ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले तो आपने एल्कीन को ऑक्सीडाइज करा के एल्डिहाइड प्लस कीटोन में बदला, पर अभी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बाकी है। कब? जब हमने जिंक नहीं लिया हाइड्रोलिसिस वाली स्टेप में। तो ये जो H2O2 है जाके अटैक कर देगा किस पे? एल्डिहाइड पे। और जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। कीटोन जो है वो H2O2 से फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन है, ये हमको समझना है, ये हमको ध्यान में रखना है। एल्डिहाइड जो है पर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किससे? H2O2 की प्रेजेंस से। ठीक है, अब अपन एग्जांपल करते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं। वो इंफॉर्मेशन है ये कि अगर जो हमारा एल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ ओजोनोलिसिस के बाद वो है फॉर्मल्डिहाइड, सिर्फ ऑक्सीडेटिव के केस की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, तो देखो होता क्या है। HCHO है, ये H2O2 से ऑक्सीडाइज होगा, HCOOH बना लेगा। ठीक है, पर HCOOH जो है वो एक बार फिर से नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा। जब वापस से ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा। और H2CO3 का तो आपको पता ही है कि ये जो H2CO3 होता है ये क्या होता है? ये इतना स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल चीज होती है। तो ये H2CO3 क्या करेगा कि ये फर्दर टूट जाएगा किसमें? H2O और CO2 में। अनस्टेबल होने के कारण किसमें टूटेगा?
CO2 प्लस H2O। तो अगर आप ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करा रहे हो और आपके पास जो एल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ है वो फॉर्मल्डिहाइड है, तो आपको एसिड नहीं मिलेगा, आपको CO2 प्लस H2O दो प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। तो अपन अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने ये, ठीक है। इसका आपको क्या कराना है? रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। कब? जब ओजोनोइड बन जाए उसके बाद। तो आपको ओजोनोलिसिस करवाना है, उसमें एक बार रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस के थ्रू, एक बार ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस के थ्रू। तो ये वाला एग्जाम्पल मैं करता हूं, इसके बाद के एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ओजोनोलिसिस का करना क्या है? काटना है, जोड़ना है, जोड़ना है। तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों सेम है, CH3CHO, ठीक है। जब मैं रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस कराने वाला हूं तो उसमें तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनेगा। मतलब डिपेंड करेगा एल्कीन कौन सी है, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी बन रहा है। यहां पे क्या बन रहा है? दोनों के दोनों एल्डिहाइड बन रहे हैं। कौन सा वाला? इथेनल। 2 मोल्स ऑफ CH3CHO। अब देखो, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस जब मैं कराऊंगा तो जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, मतलब HCHO नहीं है। HCHO हुआ तो H2O और CO2 में कन्वर्ट होगा। यहां पे CH3CHO है तो CH3COOH में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलो भाई करा लेते हैं। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा? CH3COOH बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल आपके सामने ये रहा। इसमें आपको दोनों चीज करवानी है, ऑक्सीडेटिव भी और रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस भी। तो कराओ और आंसर बताओ। हाँ तो भाई क्या भाई, सबसे पहले रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। तो रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट क्या बनेंगे? एक तो कीटोन बनेगा और एक एल्डिहाइड बनेगा। प्रोडक्ट मैंने बनाया कैसे? डबल बॉन्ड को तोड़ा, डबल बॉन्ड O को जोड़ा, डबल बॉन्ड O को जोड़ा। तो ये मेरे क्या बन गए? ये मेरे दो प्रोडक्ट बन गए। रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस है, एल्डिहाइड और कीटोन पे कहानी खत्म। ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस है, कीटोन तो कीटोन ही रहेगा, पर जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करें। इस इंटरेस्टिंग एग्जांपल में क्या है कि अब मैं दो डबल बॉन्ड लेके आ गया। क्या लेके आ गया? मैं दो डबल बॉन्ड लेके आ गया। एक रहा ये, एक रहा ये। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, आपको ही सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे। तोड़ना किसको है? दोनों डबल बॉन्ड को। जोड़ना किसको है? डबल बॉन्ड O को। तो वो अब दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऑक्सीजन जुड़ेगा। इसमें आपको रिडक्टिव भी करवाना है, ऑक्सीडेटिव भी करवाना है। शुरू हो जाओ। हाँ तो भाई सबसे पहले रिडक्टिव करवा लें, ठीक है। तो रिडक्टिव करवा लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यहां पे मेरे को तीन प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहे हैं। किसमें? रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस में। कौन कौन से? एक तो कीटोन अपना बन ही जाएगा, दूसरा ये बनेगा CHO CHO, इसको हम बोलते हैं ग्लायोक्सल। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लायोक्सल है इसका कॉमन नेम, ठीक है। तो वो ये बना हमारा CHO CHO बन गया ना, CHO CHO और HCHO। फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करा है। ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस, अब देखो जो कीटोन है वो तो कीटोन जैसा ही रहेगा। जो CHO CHO है वो क्या हो जाएगा? COOH COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। नाम क्या होता है इसका? ऑक्सैलिक एसिड। और जो HCHO है, ये जो मैंने आपको नोट बताया था कि ये H2CO3 बनाएगा। तो H2CO3 अनस्टेबल होने के कारण H2O और CO2 में टूट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2O, ठीक है, सिंपल। तो ये अच्छा एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब मेरे सामने एग्जाम्पल है ये। इसमें चलो मैं रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस ही कराने वाला हूं। तो जब इसमें रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस होगा तो एक काम करते हैं, हम इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहां पे भी प्रोडक्ट बनाने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हो गए? देखो, पहला तरीका वो तरीका है
जब जो डबल बॉन्ड है वो उन दो कार्बन के बीच में हो जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि ये वाला केस, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, जिस कार्बन पे लगे हुए हैं, जिन कार्बन पे, उसके बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे कि यहां पे। अब प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा यहां से और यहां से, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे एक इन दो कार्बन पे, मतलब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये जुड़े हुए ही रहेंगे। तो क्या आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। इसके अलावा क्या होने वाला है, इसके अलावा होने वाला है ये, तो क्या हो गया, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसको तोड़ूंगा तो यहां पे भी डबल बॉन्ड O बनेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O यहां बनेगा और यहां पे भी डबल बॉन्ड O बनेगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों का, दोनों केस में ये जो दोनों शेप हैं, इस दोनों शेप में जो जितने भी कार्बन कंटेंट हैं, वहां से जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा ये। देखो CH3, अगर मैं प्रोडक्ट को देखूं तो ये मेरा CH3, यहां पे C और यहां पे C, ठीक है। इधर भी एक डबल बॉन्ड O लगेगा और इधर भी एक डबल बॉन्ड O लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये दोनों एल्कीन वाले कार्बन हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, 2 मोल बनेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे पास है ये, कि जब जिन दो कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड ना हो, तो क्या बनेगा, तो देख लेते हैं। तो देखो उस प्रोडक्ट में 2 मोल तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, मतलब 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, इसके CHO के, और एक किसका बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सिंपल, ऊपर जैसे एनालिसिस करना है। देखो अगर आपको C डबल बॉन्ड O CHO बनाना है, ये CHO है, अगर आपको CHO बनाना हुआ है तो चलो अपन एक काम करते हैं, देखते हैं कि CHO कहां बन रहा है और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कहां बन रहा है। देखो ये जो सेंटर है ये क्या बनाएगा, CHO बनाएगा। सिमिलरली ये जो दो कार्बन है ये क्या बनाएंगे, CHO बनाएंगे, और ये जो पूरा है 4 कार्बन का सेंटर ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां से क्या बन गया, CHO, यहां से क्या बन गया, CHO, और यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बड़ा ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा ये एग्जांपल है। तो अपन एक काम करते हैं, इस पे बेस्ड अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि आपको A को आइडेंटिफाई करना है। एक पे जब हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बने। तो इसमें एक या एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि A एरोमेटिक है, कि नॉन एरोमेटिक है, कि एंटी एरोमेटिक है, कि साइक्लिक है। मोर देन 1 करेक्ट है ये, तो इसको सॉल्व करो। तो इसमें दिमाग लगाते हैं। 2 मोल किसके बन रहे हैं, CHO के, ठीक है। अब अगर 2 मोल CHO के बन रहे हैं तो सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है क्या, हाँ ये वाली सिचुएशन है। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो क्या बन गया, इससे बन गया C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H। सिमिलरली ये जो नीचे वाला सेंटर है, इन दो कार्बन पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H और H। तो यहां पे ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि 4n pi इलेक्ट्रॉन्स है और साइक्लिक तो है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 3,4। तो ये मोर देन 1 करेक्ट है। इस तरह से सवाल आ सकते हैं ओजोनोलिसिस पे, इसके अलावा भी आ सकते हैं, पर ये एक तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 मेथड देखे, किसके, ऑक्सीडेशन के। पहला या तो कंबस्शन करा लो, और दूसरा क्या, दूसरा ये है कि ओजोनोलिसिस करा लो। अब देखने वाले हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है हाइड्रोक्सिलेशन का। क्या बनाने वाले हैं हम, विसिनल एल्कोहल बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, विसिनल एल्कोहल, मतलब
दो कार्बन जो कि एडजेसेंट हैं उस पे एल्कोहल लगाने वाले हैं। कैसे लगाने वाले हैं ये देखते हैं। तो अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करूं और मेरे को प्रोडक्ट मिले विसिनल एल्कोहल, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइड्रोक्सिलेशन। और हाइड्रोक्सिलेशन कराने के लिए बेयर्स रिएजेंट का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? बेयर्स रिएजेंट का यूज। तो बेयर्स रिएजेंट को जब मैं डबल बॉन्ड पे छोड़ूंगा, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो क्या बनेगा? विसिनल एल्कोहल मेरे को मिलने वाला है, हाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है। ये भी एक टेस्ट है अनसैचुरेशन का। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं मैं, ये बेयर्स रिएजेंट जो होता है कलर्ड होता है। तो जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ हमने किया था कि ब्राउन कलर जो डीकलराइज कर दे, रेडिश ब्राउन कलर जो डीकलराइज कर दे, वो कौन होगा? अनसैचुरेटेड होगा। सिमिलरली यहां पे हम क्या ले रहे हैं? बेयर्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है? कौन सा कंपाउंड होता है बेयर्स रिएजेंट में? वो होता है 1% कोल्ड KMnO4। इसको हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। KMnO4 के साथ आपने टाइट्रेशन किया होगा या आप करोगे लाइफ में कभी तो एक बार मिनिमम। इसका कलर पिंकिश होता है, ठीक है। तो पिंक कलर को डीकलराइज कर देगा कौन? जिसमें डबल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि उससे हमको विसिनल एल्कोहल मिल जाएगा। तो हम फिर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इसको बोल सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? ब्राउन पीपीटी तो हमको मिल जाएगी MnO2 की, और हमको साथ में मिल जाएगा ग्लाइकॉल। जो विसिनल एल्कोहल्स होते हैं पुराने जमाने से, उसका जो जनरल नाम चला आ रहा है, कॉमन नाम चला आ रहा है, वो क्या है? ग्लाइकॉल, ठीक है। तो देखते हैं। जनरल एल्कीन मैंने ली एक, उस पे मैंने क्या किया कि H2O, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आया ये कहां से आया है? ये आया है 1% कोल्ड KMnO4 से, मतलब बेयर्स रिएजेंट से नेसेंट ऑक्सीजन आया है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो वो क्या करेगा? वो एल्कीन से ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या होता है? ग्लाइकॉल होता है ये विसिनल एल्कोहल। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों OH सेम साइड से ही ऐड होने वाले हैं। ग्लाइकॉल में बेयर्स रिएजेंट के थ्रू, मतलब बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के जब हम विसिनल एल्कोहल या ग्लाइकॉल बनाते हैं, तो जो एडिशन होता है दोनों OH ग्रुप का, वो किसके थ्रू होता है? वो सिन एडिशन होता है। मतलब वो कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जैसे मेरे पास मान लो ये है प्रोपीन है मेरे पास। जब मैं इसमें H2O प्लस O, मतलब बेयर्स रिएजेंट से जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन पे। जब रिएक्शन होगा यहां पे, तो मेरे पास बेयर्स रिएजेंट के थ्रू रिएक्शन के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा प्रोपेन 1,2-डाइऑल। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? वो ऑक्सीडेशन के काम आता है, हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। और जब हाइड्रोक्सिलेशन हो गया तो होगा क्या कि बेयर्स रिएजेंट का जो पिंक कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा। तो आप एल्केन और एल्कीन के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एल्केन में बेयर्स रिएजेंट डालोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। एल्कीन में बेयर्स रिएजेंट डालोगे तो फिर डीकलराइज हो जाएगा पिंक कलर बेयर्स रिएजेंट का।